हे एवरीवन, सो आज मैं वापस से क्लॉजेस का ही अगला पार्ट लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉजेस और इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस में 3 क्लॉज आते हैं: नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। इतना हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं। तो पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इट इज़ नोन एज अ नॉमिनल क्लॉज। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी आ जाता है, कभी कभी नॉमिनल क्लॉज के नाम से आता है कि फाइंड आउट द नॉमिनल क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और फिर बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज का दूसरा नाम नॉमिनल क्लॉज है। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट टू क्लॉज दैट वर्क लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये वो क्लॉज होता है जो कि ना एक नाउन की तरह वर्क करेगा। अभी मैं बताती हूँ एग्जांपल से। अ नाउन क्लॉज में फंक्शन इन अ सेंटेंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब नाउन क्लॉज इन सब में से किसी भी वे में आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के वे में आएगा, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बीच की तरह आ सकता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब टेल्स अबाउट अ नाउन। तो समझते हैं क्या है ये सब। एग्जाम्पल्स हैं आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम सिटिंग मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑन इसमें प्रिपोजिशन है, और एक है द टेबल। सो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। तो मतलब ये जो प्रिपोजिशन था ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है द टेबल, तो इसके ही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन का मतलब है कि प्रिपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट। तो ऑन जो प्रिपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द टेबल। कि भाई वो जो मतलब मैं जहाँ पे बैठी हूँ वो जगह कौन सी, द टेबल। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये फुल होगा। या फिर आप ये कह लीजिए कि ये जो मतलब जैसे जिसमें प्रिपोजिशन आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो ये इतना, या मेरी मानो तो मतलब आप पूरा ही मान के चलिए इसको कि ये जो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल फुल सेंटेंस आपका है ये नाउन क्लॉज। तो इसको ये किस तरह से हुआ, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन की तरह हुआ। अब एक और देखते हैं एग्जांपल। आई सैंग विच इज़ अ वर्ब एंड अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। तो आई सैंग अ सॉन्ग, ये पूरा भी एक ऑब्जेक्ट है। पर इसमें इस वाले सेंटेंस में ये जो अ है, दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये भी ना एक ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन की तरह, मतलब एक प्रिपोजिशन तो नहीं, लेकिन हाँ ये पूरा जो सेंटेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब मैंने नाउन क्लॉज की वो जो डेफिनेशंस पढ़ाई थी जिसमें मैंने क्लॉजेस बताए थे, तो क्लॉज में एक ये चीज़ बताई थी कि जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है और उसके बाद में कोई सा ऐसा वर्ब आ रहा है, तो ये इतना भी अगर आ गया है तो उसको भी हम क्लॉज ही मानेंगे। ओके, तो ये फुल यहाँ पर हम इसको क्लॉज मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। सो माई मदर इज़ अ सब्जेक्ट, बॉट यहाँ पे वर्ब है। ओके, उसके बाद में अ ड्रेस, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म हुआ है। जैसे कि बॉट, तो बाय बाय क्या किया है भाई, तो कोई क्वेश्चन अगर करेगा कि बाय मतलब क्या बाय किया, कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो वो था अ ड्रेस। और फिर ये जो बात की जो चीज़ें हैं, फॉर मी, जैसे मी इज़ ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ आई। तो अब ये भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो है, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म हुआ है, मी के ऊपर टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है। ओके, तो माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी, ये फुल है एक सेंटेंस ऑफ नाउन क्लॉज। फिर एक लाइन लिखी है यहाँ पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंबाइंडली कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंबाइंडली ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे क्या कहा जाता है। देन एक लाइन है नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रेया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब ये ना कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, बट ये एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो श्रेया सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। आप खुद ही देखिए, श्रेया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कोई काम थोड़ी होगा है, उसने सिर्फ बताया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है भाई वो। तो श्रेया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये जो बताया है मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया है, नाउन को कॉम्प्लीमेंट दिया है, और कॉम्प्लीमेंट दे किसको रहे हम, श्रेया को। तो इसीलिए नाउन को जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में नाउन, इस तरह से उसको लिखा जाता है। फिर एक है श्रेया इज़ नाइस। अब यहाँ पे क्वालिटी बता दी उसकी। तो देखो ये जो नाइस वर्ड होता है, नाइस, गुड, बैड वगैरह वगैरह, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस बार ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट ही दिया है इस बार भी हमने,
लेकिन एज एन एडजेक्टिव दिया इस बार, ठीक है। तो श्रेया इज़ नाइस, ये फुल सेंटेंस भी नाउन क्लॉज है। अब इसका ना आप ये मत समझना कि अभी नहीं भी, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर का कोई एग्जांपल आपको नहीं आया हो समझ में, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। अभी आगे और भी कुछ वीडियोस भी रहेंगे मेरे, और इसी में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले वापस से, अब ये तो खेल, ये तो एक ग्लिम्स थी, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि नाउन क्लॉज इज़ अ सब्जेक्ट, इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो क्या रहता है। सो नाउन क्लॉज में बिगिन विथ इंटरोगेटिव विच इज़ WH क्वेश्चन। नाउन क्लॉज जो होता है ना वो WH क्वेश्चन से भी स्टार्ट हो सकता है, जिससे नाउन क्लॉज इज़ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कैसे शुरू होगा, वाई यू डिड दैट इज़ अ मिस्ट्री टू मी। सो वाई यू डिड दैट, तुमने वो क्यों किया, ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है। अब यहाँ पे नाउन क्लॉज सिर्फ इतना ही है, वाई यू डिड दैट, क्योंकि WH से जहाँ से स्टार्ट होता है ना उसी को हम सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मानते हैं एज अ नाउन क्लॉज। तो इस पूरे सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस फुल सेंटेंस में, हाँ, कि बताइए कि इसमें नाउन कौन सा है, तो एक बार तो हम ये सोचेंगे कि मी भी तो हो सकता है नाउन, पर ये तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है, आप खुद ही देखिए। तो फिर इसमें क्या होगा, तो ये जो वाई यू डिड दैट है ना, सिर्फ यू भी नहीं हो सकता है, वाई यू डिड दैट ये फुल एक नाउन है इसमें, मतलब कह सकते हैं हम कि सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट यूज़ होगा वाई यू डिड दैट, तो ये फुल एक नाउन क्लोज होगा। आगे किस लिए क्या है, आगे का क्या एग्जाम्पल है, वो बात की बातें हैं सब, कि तुमने ये क्यों किया, ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है। तो अगर आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि जो नाउन क्लोज है ना वो कई बार WH से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फिनिश कहाँ होंगे, मतलब ये आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बताइए कि यहाँ पे एंडिंग कहाँ होती है, मतलब हम कब तक, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि फुल सेंटेंस में नाउन क्लोज हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ, दैट पे आके फिनिश हो गया। तो उसके लिए भी एक हिंट ये है कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये देखना कि जहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा वो नहीं आएगा, मतलब जहाँ से आंसर स्टार्ट होगा है ना वो उसका आंसर, वो नाउन क्लोज नहीं होगा, दैट तक ही फिनिश हो जाएगा वो। मैक्सिमम टाइम तो दैट पे ही फिनिश होगा। ये इसका एक मतलब तरीका है समझने का। फिर एक दिस इज़ मिस्ट्री, जैसे सब्जेक्ट क्या है, दिस इज़ मिस्ट्री टू मी, तो यहाँ पे ये जो दिस था वो सब्जेक्ट था, पर यहाँ पे दिस कहीं पे लिखा हुआ दिखा आपको इस पूरे सेंटेंस में। ऐसा भी तो बोल सकते थे ना कि वाई यू डिड दैट, दिस इज़ अ मिस्ट्री टू मी, तो वहाँ पे फिर दिस जो होता वो सब्जेक्ट हो जाता है ना। तो ये वाई यू डिड दैट लगाने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे भी बोल सकते थे कि दिस इज़ अ मिस्ट्री टू मी इस पूरे सेंटेंस के लिए। लेकिन हमने क्या करा, हमने पूरा ऐसा फ्रेजल जैसा बनाया उसको, वाई यू डिड दैट, तो उस फ्रेज को, उस क्लॉज को ही बोलेंगे नाउन क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फिर एक एग्जाम्पल नेक्स्ट है, और अगले एग्जाम्पल में है हाउ द गर्ल बिहेव्ड वॉज नॉट पोलाइट। जिस तरह से लड़की ने बिहेव किया वो पोलाइट नहीं था। अब यहाँ पे भी ये भी WH से ही स्टार्ट हो रहा है। तो WH का एक मतलब ऐसा रूल है ना, मैंने अभी जस्ट बोला था कि WH से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स होंगे, या जो भी ऐसे फ्रेजेस टाइप, अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ है, तो वो ना उसको हम नाउन क्लोज मानते हैं। तो ये WH, ये H हाउ है ना, तो हाउ द गर्ल बिहेव्ड वॉज नॉट पोलाइट, तो हाउ द गर्ल बिहेव्ड, उसके बाद में जो ये वर्ब आएगी, जैसे इसके पहले वाली स्लाइड पे भी आप देखिए, जहाँ से आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाई यू डिड दैट इज़ अ मिस्ट्री टू मी। यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आए वैसे ही आप समझ जाना कि हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले पहले वाले पोर्शन को ही नाउन क्लोज मान के चलना है, उसके बाद वाले पोर्शन को नहीं मानना है। इसी तरह से यहाँ पर हाउ द गर्ल बिहेव्ड वॉज नॉट पोलाइट में वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इसके पहले वाले को आप क्या मानेंगे, नाउन क्लोज। आई होप कि अब तो आ गया होगा समझ में अच्छे से आपको। वी कुड हैव सेड, अब देखो इसकी प्लेस पे हम एक चीज़ और बोल सकते थे, द गर्ल वॉज नॉट पोलाइट, बट हियर हाउ द गर्ल बिहेव्ड इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हम ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, द गर्ल इज़ वॉज नॉट पोलाइट, ये भी एक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन ये तो गर्ल, तो इसमें सीधे सीधे सब्जेक्ट दिखाई दे जाता हमको। पर उन्होंने क्या करा, उसको उसको ना कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए WH से स्टार्ट किया, हाउ से स्टार्ट किया। पर ठीक है, हमें भी ट्रिक पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले का जितना भी आएगा ना उस सबको पूरे को नाउन क्लोज मानना है। फिर एक है वॉट एवर यू डू इज़ फाइन विथ मी, जो भी आप करते हो वो मेरी तरफ से फ़ाइन है, करेक्ट है। सो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि दिस इज़ फाइन विथ मी बट यू यूज्ड वॉट एवर यू डू। लेकिन देखो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि दिस इज़ फाइन विथ मी, ये भी तो बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला, वॉट एवर यू डू, जो भी तुम करते हो वो मेरे लिए ठीक ही है।
सो यहाँ पर भी इज़ आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई। और हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर जो भी वर्ड्स लिखे होंगे उन सबको हम क्या मानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, उन सबको हम मानते हैं नाउन क्लॉज। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। और इसके बाद में कुछ और वीडियोस भी होंगे इसके, और फिर पूरा नाउन क्लॉज फिनिश हो जाएगा। यहाँ तो हमने इसके अभी मतलब जस्ट एक ही देखा है कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट और या फिर WH वर्ड की तरह कैसे यूज़ होता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं उसको भी समझेंगे। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो नाउ।